Okay, so let us continue with more questions on magnetic materials. So if you remember, हमने कल के सेशन में we have half done question number 7. So a paramagnetic gas has 2 into 10 power 26 atoms per meter दिया था. That is not correct. Per meter cube होना चाहिए वहां पे, because gas is in a volume, so per meter cube होना चाहिए. With atomic magnetic dipole moment of 1.5 to 10 power minus 23 ampere meter square each. हर एक एटम का डायपोल मोमेंट है 1.5 into 10 power minus 23 ampere meter square. The gas is at 27 degrees Celsius, मतलब 300 Kelvin. Find the maximum magnetization intensity of the sample. तो पार्ट 1 तक हमने कंप्लीट किया था मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. देयर आर टू थिंग्स. एक देयर इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अगर आपको याद होगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम डिनोट करते हैं H से, which is N into I. एंड मैग्नेटाइजेशन अगर आपको याद होगा इट इज chi into H. तो इसको आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हो, तो इसको आप मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोल सकते हो. तो it can also be called as only magnetization or it can be called as magnetization intensity. But important is magnetization बोला है, आगे इंटेंसिटी बोला है नहीं बोला है. You are supposed to find out mz. तो mz by definition is net dipole moment per unit volume. And net dipole moment अगर आपको याद है तो dipole moment of each atom multiplied by total number of atoms. एक सैंपल में एक यूनिट वॉल्यूम में हर एक एटम के पास there is dipole moment which is given by 1.5 to 10 power minus 23, right? हर एक एटम के पास multiplied by number of atoms, so you will get total dipole moment. So n into m, और अपॉन वॉल्यूम तो अपॉन वॉल्यूम. n by v आपको दिया है, as you can see ये 2 into 10 power 26 ये एटम्स पर मीटर क्यूब है, तो n by v आपको दिया है, right? Just substitute value and you have मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल. पार्ट 1 यहां तक हमारा कल हुआ था. पार्ट 2, इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम is kept in a uniform magnetic field of 3 Tesla, is it possible to achieve saturation magnetization? सबसे पहले तो saturation magnetization क्या है पहले वो समझ लेते हैं. By the way, सैंपल कौन सा है? पैरामैग्नेटिक. आपको याद होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एक एटम के पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है, बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड हेंस द टोटल इज 0, राइट? If I keep this paramagnetic substance in external magnetic field, और अगर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, if all dipole moments get aligned in the direction of external field, then it is called as saturation. If all of the dipole moments get aligned in the direction of the magnetic field, उसको बोलते हैं saturation. तो according to the question, अगर मैंने इस पैरामैग्नेटिक सैंपल को 3 टेस्ला के एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो सारे के सारे अलाइन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे तो क्यों, नहीं होंगे तो क्यों? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट नंबर 1 व्हाट इज थर्मल काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि सैंपल इज एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन. 300 केल्विन मतलब सराउंडिंग में हीट है, और हीट की वजह से ड्यू टू हीट यू हैव थर्मल एनर्जी. तो thermal kinetic energy is given by thermal kinetic energy of the sample is given by E thermal. और E thermal अगर आपको याद होगा, do you remember? And by the way, हमको यहाँ पे टाइप ऑफ गैस बताया है क्या? मोनो एटॉमिक है या डायटोमिक है या फिर रिजिड डायटोमिक है, नॉन रिजिड डायटोमिक है, टॉयटोमिक है? नथिंग इज सेड. तो जब कुछ बताया नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट इसको मोनोएटॉमिक कंसीडर करते हैं. तो यू हैव टू टेक दिस गैस एज मोनोएटॉमिक. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए देयर आर हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3. एंड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाउ मच इज द एनर्जी?
हाफ केबीटी। तो मोनोएटॉमिक गैस अगर होगा तो 3/2 केबीटी विल बी द एनर्जी, राइट। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं अंडर द अजम्पशन दैट द गैस इज मोनोएटॉमिक। तो 3/2 के की वैल्यू पता होनी चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, राइट। तो इजी है ये, क्वाइट सिंपल थिंग। सो 10⁻⁻23 और ये 300 मतलब 3 इंटू 100 मतलब 10⁻⁻21, 3 इंटू 3 9, 9/2 4.5, 4.5 इंटू 1.38, 4.5 इंटू 1.38। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वॉट एवर यू विल गेट। तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। 1.38 को 1.4 मान लिया और वो 4.5 है। 9/2 इज 4.5 and 1.38 को मैंने 1.4 ले लिया है, तो 45 इंटू 14, 45 इंटू 10 इज 450, 45 इंटू 4 इज 180, 450 and 180, 450 and 180, 630, 630। तो ये आएगा आपका रफली 6.3 अप्रोक्सीमेटली 6.3 है, और ये आपका आ गया आंसर जूल में। तो दिस इज थर्मल एनर्जी ऑफ ईच एटम। टोटल सैंपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगल एटम का हमने थर्मल एनर्जी निकाला है। दिस इज इन जूल। टू फाइंड दिस इन ईवी आपको पता होना चाहिए कि ईवी में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हो बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया ईवी में approximately 1 and 4। तो दिस इज एक्चुअली 3.9 और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3.9 इंटू 10⁻⁻2 ईवी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था पहले वो समझ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट रियली अलॉट, लिटिल बिट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि गैस इज एट रूम टेम्परेचर, मतलब गैस हैज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द हीट द गैस इज इन रैंडम मोशन, मतलब डायपोल मोमेंट्स ऑफ द गैस आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल मोशन। तो पहले थर्मल एनर्जी निकाली। उन्होंने पूछा है कि अगर हमने इस गैस को 3 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो सैचुरेशन हुआ कि नहीं। और ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इफ यू रिमेंबर, आप जब वीक फील्ड में रखते हो गैस को तो ओनली फ्यू डायपोल्स अलाइन, स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हो तो ऑल द डायपोल मोमेंट्स अलाइन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ऑल मतलब सैचुरेशन। तो हमको चेक करना है कि ऑल अलाइन होंगे या फिर फ्यू अलाइन होंगे। So how do you do this? First, find out thermal energy. Now, find out what is potential energy. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना डिफिकल्ट है, बट ऑफ कोर्स नॉट इम्पॉसिबल। अज्यूम कि पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड थे, दिस वाज द सिचुएशन अर्लियर, राइट। फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया। एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, फ्यू और ऑल दे विल अलाइन। मतलब अलाइन मतलब क्या कि डायपोल मोमेंट दे विल रोटेट, करेक्ट। रोटेशन मतलब वर्क डन, है ना, याद है क्या? डू यू रिमेंबर वर्क डन ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? जिनको नहीं याद है मैं वापस याद दिला रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर। Do you remember most stable position and most unstable position? Most unstable position, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ उसको ही पॉइंट कर रहा है डायपोल का नॉर्थ, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ है डायपोल का साउथ। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। हमको हमारे पास अराउंड 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब है, 10⁻26। हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है टू से मतलब यू कैन नॉट से, आप बता ही नहीं सकते कि एक एटम का यहां था, दूसरे एटम का वहां था, तीसरे एटम का ऐसा था, चौथे का ऐसा था, पांचवे का ऐसा था। 10⁻26 यू कैनॉट इंडिविजुअली से कि किसका डायपोल मोमेंट कहां अलाइंड था, करेक्ट।
फिर हम मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, दैट इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन मतलब मैक्सिमम यही हो सकता है कि एक्सटर्नल फील्ड को इनिशियली सारे के सारे अपोजिटली डायरेक्टेड थे, सारे के सारे, उसमें से मैंने एक ले लिया। अब ये एक को रोटेट करवाना है और उसको फील्ड के डायरेक्शन में लाना है, ऐसा सबके लिए, इस एक के लिए तो बाकी सबके लिए, करेक्ट। तो रोटेट अपने आप होगा कि वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर आपको याद है कि अगर डायपोल मोस्ट अनस्टेबल में है, मोस्ट अनस्टेबल में अगर है, तो उस पे वर्क डन इट इज m into b। तो इफ यू रिमेंबर, work done on dipole when it is in the most unstable state, right, that is maximum potential energy. The maximum potential energy U max is equal to m into b। तो m, what is m? m की वैल्यू क्या दी थी आपको, 1.5 into 10 power minus 23, 1.5 into 10 power minus 23। b कितना दिया है, 3 टेस्ला, 3 टेस्ला। So 1.5 into 3 is 4.5 into 10 power minus 23, but work done is potential energy, that is by joule। इसको हम EV में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4.5 into 10 power minus 23 upon 1.6 into 10 power minus 19 EV। तो ये सॉल्व करो, 1 जा एंड 2 पॉइंट समथिंग का, है ना। तो 1 2 point something, तो 2.8 आता है शायद, I don't know, but you can check 2.8 whatever it is into 10 power minus 4 EV, बराबर, गुड। अब गैस कहाँ था, 27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर। हर एक एटम के पास थर्मल मोशन का एनर्जी कितना है, 3.9 into 10 power minus 2, करेक्ट। अज्यूमिंग कि ये मोस्ट अनस्टेबल में है, उसको मोस्ट स्टेबल में लाना है, मोस्ट स्टेबल में लाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। वर्क डन कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क किया, 2.8 into 10 power minus 4 EV का, राइट। ये जो वैल्यू आई इट इज लेस देन थर्मल एनर्जी, मतलब वो कंप्लीटली ओरिएंट हो ही नहीं सकता। थर्मल एनर्जी ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड जितना वर्क कर सकता है वो कम है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर डायपोल ओरिएंटेड था, इफ एनी एटॉमिक डायपोल वाज मैक्सिमम इनटू अपोजिट डायरेक्शन मोस्ट अनस्टेबल, तो वो कंप्लीटली तो फील्ड के डायरेक्शन में आने से रहा, राइट। तो सैचुरेशन होगा क्या, नहीं होगा। सो सैचुरेशन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज the work done by the magnetic field is less than the thermal kinetic energy of the atoms, and hence it is not possible that all the dipoles will be aligned in the direction of the field, which means saturation is not possible। अगर मैं फील्ड बढ़ाता हूं, इसीलिए मैंने बताया था कि बेसिक्स, you see that time you were getting bored, क्या है ये, थोड़े अलाइन होंगे फिर पूरे अलाइन होंगे, आप समझो। वीक फील्ड में, that is why I told you when you apply a weak magnetic field not all the dipoles are aligned। अब look at this, if I increase 1 0 here, तो यहाँ पे एक से कम होगा। if I increase field by 1 more 0 मतलब 300 टेस्ला, तो यहाँ पे आएगा -2, राइट। और एक से बढ़ाता हूं मैं 3000, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1। तो नाउ यू सी 2.8 into 10 power minus 1 मतलब 0.28, और यहाँ पे इट इज स्टिल 0.039। तो 3000 टेस्ला अगर दिया होता तो सैचुरेशन होता क्या, यस, राइट। 300 पे होगा क्या, नो। 30 पे होगा क्या, नो। 3 पे होगा क्या, नो। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, सैचुरेशन के लिए जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ही ज्यादा dipoles will be aligned in the direction of the field। So here in this case you have to specify, since U max is less than thermal kinetic energy, hence saturation is not
possible. Saturation is not possible. Just a minute. Okay, so you have to specify reason here. Since maximum potential energy due to magnetic field is less than thermal kinetic energy, therefore saturation is not possible because सारे के सारे डाइपोल तो अलाइन हो नहीं पाएंगे. That is why. Done. Next question. A magnetic needle placed in uniform magnetic field has magnetic moment of 2 into 10 power minus 2 ampere meter square and moment of inertia 7.2 into 10 power minus 7 kilogram meter square. It performs 10 oscillations in 6 seconds. What is the magnitude of magnetic field? अगर आपको याद होगा, हमने एक स्टैंड लिया था और उसके बाद हमने इसमें एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट को हमने यहाँ पे सस्पेंड किया था. It is hanging. Then we brought a magnet near to it and it started oscillations. Okay. Magnet बोलो या फिर मैग्नेटिक नीडल बोलो, the same thing, right? तो अगर आपको याद होगा, ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था उसका एक इक्वेशन डिराइव किया था हम लोगों ने, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी. तो ये पता होना चाहिए. और एक चीज दैट यू शुड नो इज what is the meaning of time period. Time period is a time taken to complete one set. For example, simple example, I start walking from this position, I go back to the other end, then I come back right there again. If it takes 5 seconds, what is time period? 5 seconds, correct? अगर मैं उसी 5 सेकंड में 2 बार ये मोशन कंप्लीट करता हूं तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2.5. एक्सीलेंट, 2.5. मतलब आपने क्या किया? आपने टाइम को नंबर से डिवाइड किया. उसी 5 सेकंड में अगर मैं 3 बार करता हूं तो 5/3 मतलब 1.6. 4 बार करता हूं तो 5/4. तो यहाँ पे आपको अभी समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टाइम पीरियड इज 10 oscillations in 6 seconds. तो टाइम पीरियड इज 6/10, राइट? जैसे मैं बता रहा हूं मेरा एग्जांपल कि 5 सेकंड में 3 बार, तो आप बोलते हो 5/3. इसका 6 सेकंड में 10 बार, तो 6/10. दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. टाइम पीरियड का मतलब एक सेट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में वो कितनी बार रिपीट हुआ. तो दैट इज फ्रीक्वेंसी. ओके, so you have to know this. So time period आपको दिया है and then of course you have been given what is magnetic moment मतलब m, which is 2 into 10 power minus 2 ampere meter square and moment of inertia of that needle is 7.2 into 10 power minus 7 kilogram meter square. Moment of inertia भी आपको दिया है. You are supposed to find out, what you're supposed to find out is magnitude of magnetic field मतलब B find करना है. You're supposed to find out B and of course I am expecting कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो टॉपिक स्किप नहीं किया था. It is under root of 2 pi under root of I upon m into B, right? तो आपके पास टाइम पीरियड है, I है, m भी है, सिर्फ B फाइंड करना है. तो solution is pretty simple. स्क्वायर कर लो, t square equal to 4 pi square. t इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ i बाय mb, तो ये आ जाएगा i अपॉन mb. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड b इज 4 पाई स्क्वायर i अपॉन mt स्क्वायर, राइट? तो 4 इंटू पाई स्क्वायर, i की वैल्यू 7.2 इंटू 10 पावर -7 है ये, अपॉन m की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -2 और t का स्क्वायर 36/100. 6/10 का स्क्वायर 36/100. अब एक काम कर सकते हो आप, ये जो पॉइंट है 7.2
10 पावर -7, इसको लिख दो 72 इंटू 10 पावर -8। तो इसका पॉइंट यहाँ से हटाओ और यहाँ पे 10 के पावर में -8 लिखो। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो ये आ जाएगा 10 पावर -8। क्यों? क्योंकि 36 2 72 और ऊपर भी 72 कैंसर। गुड। ये 100 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो इट विल गो टू न्यूमरेटर, मतलब 10 पावर -8 एंड 10 पावर +2 कितना हो गया? -6। और ये 10 पावर -2 वापस से ऊपर जाएगा 10 पावर -4, 10 पावर -4। लुक 10 पावर -4 और पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली रफली कितनी होती है? 10 रफली। तो 4 into 10 is 40। लुक 39.48। तो 39.48 into 10 पावर -4 into 10 पावर -4 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला। तो यू हैव correct answer for magnetic induction. Next question. A short bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss. So in the given quantities you have induction B की value 700 Gauss. So you should know conversion factor. How much is 1 Gauss in Tesla? How much is 1 centimeter in meter? 10 power -2. How much is 1 gram in kilogram? 10 power -3. क्या होता है आपको पता होता है 10 पावर 4 या फिर -4, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता है +4 या -4। 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर, बराबर। मतलब सीजीएस सिस्टम एसआई से छोटा है। 1 ग्राम इज 10 पावर -3, राइट? करेक्ट। तो वैसे ही 1 गॉस इज सीजीएस and Tesla is SI. तो 1 Gauss will be 10 power -4 Tesla. Okay, तो Gauss to Tesla में जाना है तो 10 power -4, क्योंकि CGS system is smaller compared to SI। तो ये आ जाएगा आपका 7 into 10 power -2 Tesla, राइट? ये मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। आगे बोला है when its axis, किसका एक्सिस? बार मैग्नेट का एक्सिस makes an angle of 30 with the external magnetic field, मतलब angle theta is 30 with external magnetic field, okay? It experiences a torque is given to you। तो आपको टॉर्क भी बताया है, टॉर्क की वैल्यू इज 0.014 न्यूटन मीटर। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड द वर्क डन in moving from its most stable to most unstable position। तो सबसे पहले you are supposed to find out two different things। पहला, you are supposed to find out what magnetic moment, मतलब m find करना है। Number 2, you are supposed to find out work done and you should remember formula। तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। Torque for electric dipole was P sin theta, for magnetic dipole was MB sin theta। तो torque equal to MB sin theta। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था work done in rotating a dipole is MB cos of initial angle minus cos of final angle। ये जनरल फॉर्मूला है। आपने लिखा था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आपने बताया था मिनिमम के केस में -mb cos थीटा। मैंने आपको तभी बता दिया था कि याद रखना वो स्पेशल केस है जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट इनिशियली रखा है परपेंडिकुलर। उस केस में वर्क डन आपका आता है mb cos of 90, क्योंकि इनिशियल एंगल है 90 माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल। cos 90 इज 0। तो ये जो आप लिखते हो ये स्पेशल केस है, राइट? गुड। तो डू नॉट ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली -mb cos थीटा, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स। गुड। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ये सब। देन
क्या फाइंड करना है पहले? एम फाइंड करना है, बी पता है, यस, थीटा पता है, यस, टॉर्क पता है, यस। सो टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, तो एम इज टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा, दिस इज 0.014। ओके, इसको मैं ऐसा लिखने की जगह पे आई विल राइट डाउन 14 इंटू 10 पावर माइनस 3, बी की वैल्यू 7 इंटू 10 पावर माइनस 2, साइन थीटा साइन 30 इज हाफ, 1 एंड 2 ये ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 और प्लस 2 इज -1, मतलब 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट्स आई इंटू ए, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नंबर 2, एज आई टोल्ड यू, आपको बोला है फ्रॉम मोस्ट स्टेबल, व्हाट इज द एंगल एट मोस्ट स्टेबल? 0। व्हाट इज द एंगल एट मोस्ट अनस्टेबल? 180। तो ये आएगा आपके पास वर्क डन W इक्वल टू एम बी, एम की वैल्यू पता है, अभी अभी फाइंड की, 0.4 और बी की वैल्यू भी पता है, तो इसे 0.4 इंटू 7 इंटू 10 पावर माइनस 2, कॉस ऑफ थीटा 0 0, कॉस ऑफ थीटा फाइनल 180। देखो 4 इंटू 7 ठीक है, ओके राइट, तो इट इज 2.8। ओके, ये cos 0 इज 1 माइनस cos 180 इज -1, तो ये आपको मिलेगा 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2, 2 इंटू 2.8 is 5.6, 5.6 into 10 power minus 2 is 0.056 जूल। ओके, तो आंसर आपको मिलना चाहिए 0.056 जूल, राइट, और यहाँ पे दिया है 0.048, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज 0.056। अब गलती कहाँ हुई होगी उनकी, ये भी समझना है। इट्स नॉट ओनली दैट ओके हाँ ठीक है हमारा आगे, बट लुक, गलती से यहां पे अगर उन्होंने लिख दिया 6 बाय मिस्टेक, 6 इंटू 4 24, 24 टू 48, तो उनका कैलकुलेशन में 700 की जगह पे गलती से दे हैव रिटन 600, सो दैट इज द करेक्शन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the susceptibility of a paramagnetic material is chi at 27 degree. At what temperature its susceptibility will be chi by 3? Well, by the way, you can also prove कि जो magnetic susceptibility है chi, it is proportional to 1 by temperature, absolute temperature. Prove कर सकते हो, it can be easily proved. But by the way, हमने already जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामेटिक सब्सटेंस देखा था तो हमने मेंशन कर दिया था, तो वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है अब। सो व्हाट इज गिवन टू यू इज वेरी सिंपल, ससेप्टिबिलिटी इज chi एट टेम्परेचर 27, मतलब T1 इक्वल टू 300 केल्विन, एंड ससेप्टिबिलिटी इज chi by 3, तो इट इज chi by 3 एट T2 इक्वल टू व्हाट टेम्परेचर, ये आपको पूछा है। तो सिंपली दे आर आस्किंग यू T2, तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा ही, अभी अभी मैंने बता दिया, chi is inversely proportional to temperature, so this question is very very simple, so chi2 by chi1 equal to T1 by T2 because it is inversely proportional, so T2 is equal to chi1 by chi2 into T1, so therefore T2 is equal to chi1 is chi and chi2 is chi by 3, और T की वैल्यू आपके पास थी 300, so you have this as 300, ये और ये कैंसल, तो T2 is 900 केल्विन, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाएगा, और आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर चाहिए, तो 900 माइनस 273, दिस इज नथिंग बट 627 डिग्री सेल्सियस। इजी क्वेश्चन। Next question,
Okay, MCQ. So that means we are near to finish this chapter now. Which of the following statement is correct for diamagnetic material? Diamagnetic material के लिए susceptibility was low and negative. मतलब B is correct. Wait a minute. Chi does not depend on temperature. Yes, it does not depend on temperature because only in paramagnetic it depends on temperature. Chi is inversely proportional to temperature for paramagnetic. ये paramagnetic है क्या? नहीं. तो दोनों correct है तो फिर all. But yeah, okay, that is right. Option number D सही है. No doubt about it. But relative permeability is less than 1. Yes, how can you prove this? अब आपको याद होगा relative permeability is 1 plus chi. आपको याद होगा chi की वैल्यू फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम 10 पावर -2 समथिंग लाइक दैट. तो -10 पावर -2 ऐसा कुछ आता है. हमने लिखा था टेबल में फ्रॉम 10 -10 पावर -2 टू -10 पावर -3 ऐसा कुछ लिखा था माइनस के साथ. 1 - 0.01 या फिर 1 - 0.001. बट एनीवेज 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी लेस देन, मतलब ए भी सही है. तो म्यू आर इज लेस देन 1. chi is negative and low. Okay. Chi does not depend on temperature is also okay. So this is option number D. So you need not to write anything. Simple. Next question. Good. A rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to T. आपके पास एक rectangular magnet है which is suspended freely. As you already know, हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया. इट इज फ्री टू ऑसिलेट. टाइम पीरियड उसका टी है. नाउ इट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स, ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. ओके, एंड वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली. इट्स पीरियड इज टी डैश. द रेशियो ऑफ टी टू टी डैश इज टी डैश टू टी इज. तो ऐसा है, पहले क्वेश्चन समझ लो आप. आपके पास एक मैग्नेट है. You have a magnet, bar magnet, and of course you should by now know कि जब आप लेंथ की बात करते हो तो normally we talk in terms of magnetic length, that is distance between north pole and south pole. तो आपको पता होना चाहिए कि north pole to south pole का distance आप लेते हो 2l. this is center. तो ये l और ये n. करेक्ट. जब आपने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया टू इक्वल हाफ्स में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक नॉर्थ रह जाएगा और एक साउथ रह जाएगा. ऐसा नहीं होता है. सो यू गेट टू मैग्नेट्स नाउ. सो यू गेट टू मैग्नेट्स. अब नॉर्थ में और साउथ में ऑफ ईच दिस डिस्टेंस विल बी n. तो ये होगा l/2 और ये होगा l/2. राइट. तो क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब ओनली नॉर्थ एंड ओनली साउथ डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे चार्जेस में आप बोल सकते हो ओनली नेगेटिव चार्ज, ओके, ओनली पॉजिटिव चार्ज, डन. बट हियर इसके और दो टुकड़े करोगे तो वापस से नया मैग्नेट बनेगा. राइट. तो याद रखना ये. अब दोनों में से एक पीस को हमने वापस से ऑसिलेट करवाया, दूसरे को जस्ट केप्ट इट असाइड. राइट. तो नया मतलब ये जो हाफ पीस है इसका टाइम पीरियड टी डैश है. तो दे आर आस्किंग यू टी डैश बाय टी मतलब कितना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी डैश बाय टी. तो बाय द वे यू शुड नो टी अभी अभी हमने देखा था इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी. 2 पाई इज कांस्टेंट. डिड यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड? नो. हमने ऐसा किया क्या कि जो एक पीस है उसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ओरिजिनली कोई और ही मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा बोला है क्या? नहीं. तो बी इज कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आई बाय एम. फाइन. इसके आगे भी लिटिल केयरफुल नाउ, क्योंकि यहां से आगे गलती हो सकती है. नाउ द आइडिया इज, अगर याद होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. R is the distance from axis of rotation. मैं वापस बोल रहा हूँ, R is the distance from axis of rotation. तो ये जब मैग्नेट रोटेट हुआ, ओरिजिनल मैग्नेट, जब आपने इसको दो पीसेस में स्प्लिट नहीं किया था, तो इट वाज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर. बराबर. मतलब पहले केस में
R was equal to L. So R was equal to L. But when you break it into two parts, आपने इसके दो पार्ट्स कर दिए, ओके, देन ऑफ कोर्स ये जो रोटेट होगा, it will rotate now with new radius R dash, which is L by 2. तो R भी चेंज हो रहा है, ओके। और अगर मेरे पास पहले 10 किलोग्राम का मैग्नेट था, उसके दो इक्वल हाफ किए, तो हर एक हाफ का कितना मास होगा? 5 and 5. तो यहाँ पे मास इज ऑल्सो चेंजिंग, राइट? तो ये याद रखना. Why? Because you will understand soon. So T dash by T equal to T is proportional to root of I by M, right? अब एक कंफ्यूजन होता है, ये M और ये M. This is dipole moment and that is mass. So do not get confused. I will call this as capital M. This is mass and that is dipole moment. So time period is proportional to mass distance square by dipole moment. But wait a minute, do you remember electric dipole moment P was equal to Q into 2L? वैसे ही मैंने इसलिए आपको बताया था पहले दिन, मैं ये जो बता रहा हूँ ये 11th में हुआ है, I could have skipped but न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है. Electric dipole moment was charge into 2L. Magnetic dipole moment M is pole strength QM into 2L. मतलब ultimately ये जो M है, it also depends on length. So M is equal to pole strength into 2L. Correct? तो मैं लिख सकता हूं, अभी जब मैंने मैग्नेट को तोड़ दिया तो पोल स्ट्रेंथ थोड़ी चेंज होगा, चेंज क्या होगा? लेंथ. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बराबर L. गुड. तो नाउ ऑफ कोर्स अगर लेंथ हाफ हुआ, क्योंकि पहले लेंथ कितना था? 2L, अब कितना है टोटल लेंथ? L. तो डायपोल मोमेंट भी हाफ होगा. तो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव पहले लिख लेते हैं. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव. आगे you have to mention always that new mass मतलब एक पीस का मास ओरिजिनल बाय 2, क्योंकि दो पीसेस की. डायपोल मोमेंट इज ओरिजिनल बाय 2, क्योंकि लेंथ हाफ हुआ तो डायपोल मोमेंट भी हाफ होगा. वेरी गुड. मतलब यू हैव टेकन केयर ऑफ मास एंड M. R dash is also R by 2, क्योंकि पहले जो डिस्टेंस R equal to L था, R is distance from axis of rotation, अब वो है L by 2, तो ये भी हो गया half. Therefore T dash by T equal to, but T dash was proportional to MR square by M, तो M dash R dash square by M dash upon T है, तो ये आ जाएगा M R स्क्वायर और यहाँ पे M. करेक्ट? गुड. देन बट ऑफ कोर्स M डैश बाय M आपको पता है इट इज हाफ, है ना? M डैश बाय M इज हाफ. तो ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं. यू विल राइट दिस एज M डैश बाय M, उसके बाद R डैश बाय R का स्क्वायर, उसके बाद M अपॉन M डैश. बट व्हाट इज M डैश बाय M? हाफ. व्हाट इज R डैश बाय R? हाफ का स्क्वायर, मतलब बेसिकली यहां पे स्क्वायर होगा. व्हाट इज M अपॉन M डैश? M अपॉन M डैश 2, ये और ये कैंसल. 1 बाय 2 का स्क्वायर रूट मतलब कितना? 1 by 2. ऑप्शन नंबर बी. तो T dash by T is 1 by 2. तो what may happen is, लिखने की घाई मत करो, समटाइम्स क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम R भूल जाते हैं. अगर वो R भूल गए मतलब there is no half square here, मतलब 2 and 2 cancel, मतलब answer is 1, but fortunately there is no 1 here.
No one मतलब no one, not no one. There is no option as one. Okay, good. Okay, so last question, and it is simple. A magnetizing field of 360 एम्पियर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H की वैल्यू दी है 360 एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. फ्लक्स, फ्लक्स आपको याद होगा, आप फ्लक्स हमेशा बोलते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो B इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E इंटू ए, पर यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बोला है. फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया, तो फ्लक्स अपॉन एरिया क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए क्या बोला है? टेस्ला. तो फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज इन टेस्ला. तो आपको बी की वैल्यू दी है, ये समझ लो. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर. दिस इज हाउ मच? 0.6. ओके. व्हाट इज द परमिएबिलिटी? डू यू रिमेंबर B इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू इक्वल टू बी बाय एच, तो म्यू इक्वल टू बी, बी कितना है? 0.6 मतलब 6 into 10 power minus 1. एच कितना है? 360, 360 1 जा एंड 60 जा, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये 1/600. ऑप्शन नंबर सी. डन. So that's the end of this chapter.